नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़ोरों-शोरों से लगे होंगे। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार जीके यानी कि बिहार स्पेशल, ठीक है ना? कितना क्वेश्चन है तो टॉप 2000 जो प्रश्नों का हम संग्रह कंप्लीट करा रहे हैं, उसी सीरीज़ का आज का वीडियो नंबर कितना है? 29 है, ठीक है ना दोस्त? जो भी नए व्यूअर हैं उनको बता देना चाहते हैं कि इससे पहले वाला जितना भी वीडियो है, अगर आप कोई वीडियो छूट गया है या फिर कोई वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप आराम से जाइए हमारे चैनल पे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आराम से जाके एक क्लिक में एक-एक करके पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। देखिए दोस्त, अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे मैं बीपीएससी हो गया, जो कि अभी आपको 71 बीपीएससी कंप्लीट होने के बाद 72 बीपीएससी आने वाला है। ठीक है ना? और इसमें बताया जा रहा है लगभग आपको 1000 प्लस पद लगभग आने वाला है, ठीक है ना दोस्त? तो आप एक बार इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। साथ ही साथ अगर आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ बिहार एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया या फिर बिहार सीजीएल हो गया, ठीक है ना दोस्त? अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एक बार इस सीरीज़ को फ़ॉलो करके देखिए, आपको खुद को खुद मालूम चल जाएगा कि ये वीडियो और सीरीज़ आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना दोस्त? तो चलिए हम बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का वीडियो देखते हैं कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। एक बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न क्या है हमारा 281 नंबर है। अब प्रश्न क्या है इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? तो देखिए, हो रहा है कि बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? यानी कि जो समाचार पत्र है, न्यूज़ की बातें कर रहा है, उसमें से सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ है? और ये जो प्रश्न है, ये हाल ही में हुए 71st बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। इसमें पूछा हुआ सवाल है दोस्त, 71st बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। तो दोस्त क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से आपको देखते हुए चलना है। बिल्कुल हम आपको सॉल्यूशन भी करवाएँगे और बेहतरीन ढंग से करवाएँगे, ठीक है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो देखिए सबसे पहले हम समझ के चीज़ों को चलते हैं। देखिए जो पटना हरकरा है, ये कब हुआ था दोस्त? तो ये हुआ था आपको 1830 में हुआ था। कब हुआ था? 1830 में हुआ था। बात करते हैं बिहार बंधु का, तो ये हुआ था 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में हुआ था। अखबार-ए-बिहार ये जो है उर्दू अखबार था, तो ये जो हुआ था 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में हुआ था, ठीक है ना? बात करते हैं बिहार हेरोल्ड, ये जो बिहार हेरोल्ड है ना दोस्त, ये जो है इंग्लिश अखबार था और साप्ताहिक अखबार था। तो ये कब हुआ था? तो ये आपको 1875 में हुआ था। ठीक है ना दोस्त? अब आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे पहले जो बिहार में जो अखबार है, सबसे पहले किसका स्थापना हुआ था या फिर प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना हरकरा। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आया था और बहुत सारे विद्यार्थी ना गलत करके आए थे। ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर ध्यान से रखिएगा। ठीक है ना? ये कब आया था? 1830 में आया था, प्रारंभ हुआ था, ठीक है? उसके बाद से बिहार बंधु कोई बहुत सारा बोलता है लोग अखबार की बात करें तो। ये तो आपको उर्दू अखबार हो गया, अखबार-ए-बिहार, ठीक है ना? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना हरकरा। कब हुआ था? 1830 में हुआ था। लेकिन चलिए हम और भी इसको बेहतरीन ढंग से समझ लेते हैं सॉल्यूशन के माध्यम से। तो देखिए हमारा जो है पटना हरकरा, ये तो हमारा सही आंसर है। बात करते हैं पटना हरकरा, बिहार में प्रकाशित होने वाले सबसे शुरुआती समाचार पत्रों में से एक था। क्या था? एक था। जिसकी शुरुआत की बात करें तो 1830 में हुआ था। ठीक है ना? साथ ही साथ जो बिहार बंधु समाचार पत्र है, जिसे अक्सर जो है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र माना जाता है। ठीक है ना? उसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। समझ में आ गया ना? तो आपको मेनली याद रखना है जैसे प्रश्नों में ऑप्शन दिया जाए उसी के हिसाब से आपको हल करके आना है। ठीक है ना दोस्त? तो हमने सारा कुछ समझ लिया। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। ठीक है? अगला जो प्रश्न क्या है 282 नंबर सवाल है। ठीक है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य यानी कि आचार्य नहीं थे? नहीं की बातें कर रहा है। हम बार-बार बोलते हैं कि जो भी परीक्षा में शामिल हो बच्चे, जब भी नहीं दे उसको ऐसे गोला करके हाइलाइट कर लीजिएगा। इससे होता क्या है, हमारी आँखें सीधे हाइलाइट पे पड़ती है और ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को सही तरीके से हल कर बहुत सारे आते हैं। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ना इसको नहीं ध्यान दे देकर थे याद रखते हैं, ठीक है ना? जिसकी वजह से बहुत सारा क्वेश्चन गलत करके आते हैं, ठीक है ना? अब हम चलते हैं ऑप्शन पे, ऑप्शन कौन-कौन सा है? ऑप्शन ए कौटिल्य है, ऑप्शन बी है नागार्जुन है या फिर ऑप्शन सी है शिलभद्र है और ऑप्शन डी है शांतिरक्षित है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोल रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे।
तो याद रखिएगा ये जो कौटिल्य है, कौटिल्य ये जो नालंदा विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार से संबंध नहीं रखे थे। क्यों? क्योंकि ये जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय के छात्र थे, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौटिल्य। कौटिल्य वहीं चंद्रगुप्त मौर्य की बातें कर रहा है, विष्णुगुप्त की बातें कर रहा है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं, सॉरी ये जो है आपको विष्णुगुप्त की बात करें, इनके गुरु जो थे ना, कौटिल्य के गुरु जो थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है ना? इनका नाम जो है चाणक्य हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा, विष्णुगुप्त हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। हम चलिए और भी सॉल्यूशन के माध्यम से समझ लेते हैं चीज़ों को, ठीक है ना? देखिए, ये बात करते हैं कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना? हम आपको बताएँ अभी, जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय से जुड़े थे। कहाँ से थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। अभी ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो अभी ये विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है, ठीक है ना? और कौन से प्रांत में? तो पंजाब प्रांत में। कौन से प्रांत में? तो पंजाब प्रांत में। समझ में आ गया ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए ये तक्षशिला विश्वविद्यालय से जुड़े थे, न कि नालंदा से, ठीक है ना? वे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना किया था। किसने किया था? चाणक्य यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य भी जो थे ना, ये भी तक्षशिला के छात्र रहे थे। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। हम आपको पूरा का पूरा थ्योरी और एमसीक्यू पूरा कंप्लीट कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? 243 नंबर प्रश्न, ठीक है? 277 ध्यान से देखिएगा, ये बोल रहा है कि कौन-सी जो बौद्ध संगीति है, वो बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। क्या की गई थी? नहीं की गई थी, ठीक है ना? 4 बौद्ध संगीति हुआ है, उसमें से आखिर कौन-सी बौद्ध संगीति है जो कि बिहार में नहीं हुई थी? ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर है द्वितीय, या फिर ऑप्शन नंबर बी है प्रथम, या फिर ऑप्शन नंबर सी है तृतीय, या फिर ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तो जिसका भी आपको आंसर मालूम है, आप आराम से कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखते चलिएगा, ठीक है ना? ये सीरीज़ से माध्यम से भी कोई भी राय हो अपना रख सकते हैं, या फिर वीडियो में किसी भी प्रकार का संबंधित हो, आराम से अपनी राय रख सकते हैं, ठीक है ना दोस्त? और हम चलते हैं ऑप्शन पे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ये चतुर्थ जो है ना, यानी कि चौथा जो बौद्ध संगीत हुआ था, ये बिहार में नहीं हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये जो हुआ था आपको कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था, ठीक है ना? कश्मीर में कहाँ पे हुआ था? तो कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर जो तीनों के तीनों जो बौद्ध संगीति थे, 3 बौद्ध संगीति, ये बिहार में हुआ था, ठीक है ना? अब हम चलते हैं इसको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं, लेकिन आपको मेनली याद रखना है कि जो बिहार में बौद्ध संगीति हुआ था, वो 3 ही बौद्ध संगीति हुआ था, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है ना? लेकिन बात करें चौथा जब बौद्ध संगीति हुआ था, ये बिहार में ना होकर कश्मीर में हुआ था, और कश्मीर में कहाँ पे? तो कुंडल वन में हुआ था, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं इसको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि क्योंकि पहले जो 3 बौद्ध संगीति हुआ था, कहाँ पे हुआ था? राजगीर में हुआ था, वैशाली में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो 3 जो बौद्ध संगीति हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। समझ में आएगा ना? नाम भी बताया गया है, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। जबकि बात करें चौथी बौद्ध संगीति थी, तो ये कहाँ पे होता? कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। समझ में आ गया ना? अब देखिए, हम आपको लिस्ट के माध्यम से भी एक-एक करके बता दिए हैं। पहला जो था राजगीर में हुआ था बिहार में, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा जो है कुंडल में हुआ था। ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त? बार-बार ऐसे क्वेश्चन बिहार के एग्ज़ामों में घुमा-फिरा कर पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। ध्यान से देखते हुए अपना क्वेश्चन को हल करना। देखिए, बोल रहा है 284 नंबर, बोल रहा है कि विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत, ये विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन है गोराखड़ी के रघुनाथ सिंह को, या फिर ऑप्शन नंबर बी है बिक्रमपुर के राम नारायण को, या फिर ऑप्शन नंबर सी है गोराखड़ी के सत्येंद्र को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना दोस्त? क्योंकि जो अंग्रेजों के द्वारा जो हमारे यहाँ क्रांति हुई थी, उसी में जो है विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत जो राष्ट्रीय ध्वज के फहराते समय किसको गोली मार दिया गया था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोराखड़ी के रघुनाथ सिंह को। जो गोराखड़ी के रघुनाथ सिंह है, उनको जो है अंग्रेजों ने गोली मार दिया था, ठीक है ना? और वो शहीद हो गए थे, ठीक है ना? उन्होंने पुलिस थाने में जाकर राष्ट्रीय ध्वज लहराने का कोशिश किया था, जिसकी वजह से उनको गोली मार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन दोस्त, मजा नहीं आया? चलिए हम इसको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। देखिए दोस्त,
विक्रम पुलिस थाना, ये कहाँ है? पटना में, ठीक है ना? इसके अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय गोराखड़ी के रघुनाथ सिंह को, किसको? गोराखड़ी के रघुनाथ सिंह को ब्रिटिश पुलिस ने गोली मारकर शहीद कर दिया था, ठीक है ना? वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, किसके आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी, ठीक है ना? जिसमें उन्होंने तिरंगा फहराने का नेतृत्व किया था, ठीक है ना? और इस देशभक्ति का कार्य में उनकी जान गँवाई गई थी। समझ में आएगा ना? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछने की भी बिल्कुल संभावना है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? इसका बैकग्राउंड क्या कहानी था, ये भी चीज़ें बता दी आपको थ्योरी के माध्यम से और हमारा एमसीक्यू भी कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है, ये आपको 285 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना? प्रश्न से पहले अगर आपको वीडियो थोड़ा-सा भी दोस्त हेल्पफुल लग रहा है ना, अगर हमारी मेहनत को अगर आप थोड़ा-सा अपना कंट्रीब्यूट देना चाहते हैं, तो आराम से आप चैनल को ना सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है ना दोस्त? और वीडियो सच में अगर अच्छा लग रहा है ना, तो दोस्त एक तो लाइक ज़रूर ही कर दीजिएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। बोल रहा है कि चंपारण कृषि कमेटी, ठीक है ना? चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार और राजकुमार शुक्ला के, तो ये तो आपको मालूम है कि इनके बीच तो हुआ नहीं था। ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार और गांधी जी के बीच हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है भारतीय सरकार और राजेंद्र प्रसाद के समय हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है भारतीय सरकार और अनुग्रह नारायण सिंह के बीच हुआ था। अब बताइए कृषि कमेटी की जो नियुक्ति हुई थी, वो किसके किसके बीच समझौता होकर हुआ था? ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के बाद एक कमेटी हुआ, ठीक है ना? कि जो नील की खेती है उसमें जो शोषण कर अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था, उसी को समाप्त करने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ था, ठीक है ना? तो किसके किससे जो समझौता हुआ था? तो भारत सरकार और गांधी जी के बीच में हुआ था। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत बार बच्चे ना अलग-अलग तरीके से क्वेश्चन को हल करके आए हैं, लेकिन रियल में आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत सरकार और गांधी जी के बीच में हुआ था, ठीक है ना? चलिए हम इसको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं, ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। देखिए, बोल रहा है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील किसानों की समस्या को लेकर, ठीक है ना? महात्मा गांधी ने दबाव बनाया था। इसके बाद भारतीय सरकार, यही ब्रिटिश सरकार की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना? और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था, जिसके फलस्वरूप जो क्या हुआ था? चंपारण कृषि कमेटी का गठन किया गया था। समझ में आ गया ना? इस कमेटी का उद्देश्य क्या था? किसानों की शिकायतों की जांच करना और नील की जबरन खेती की समस्या को समाधान निकालना था। तो मेनली हमको क्या याद रखना है कि भारत सरकार और गांधी जी के बीच में हुआ था, यानी कि भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था इस गठन के लिए, ठीक है ना? तो ये चीज़ें ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको घूम फिर कर बार-बार ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, और आज का जो प्रश्न क्या है? 286 नंबर सवाल है, ठीक है ना? बोल रहा है कि किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की, ताकि होम रूल लिंक की गतिविधियों को बल मिल सके, ठीक है ना? आखिर कौन-सी नेता थी, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट, या फिर ऑप्शन नंबर बी है बीजी तिलक, या फिर ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एमएस अंसारी। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन काफी बेहतरीन है, तो ध्यान से आपको बताना है, ठीक है ना दोस्त? क्योंकि देखिए आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप आराम से जितना भी हो सकते हैं ईमानदारी से वीडियो को आप देखिए एंड तक, और खुद बताइए कि इसका कितना आंसर आप सही कर पाए हैं, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनी बेसेंट। देखिए एनी बेसेंट जो थी ना, ये 1918 में बिहार की यात्रा की, और जो हमारे यहाँ होम रूल आंदोलन चल रहा था, उसको और भी उन्होंने बल दिया था, ठीक है ना? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि एनी बेसेंट, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं इसको और भी सॉल्यूशन के माध्यम से देख लेते हैं, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। देखिए 1918 में एनी बेसेंट ने बिहार की यात्रा की थी, ठीक है ना? ताकि होम रूल लोग की गतिविधियों को मजबूती मिल सके, ठीक है? वे भारत में स्वशासन, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की प्रमुख समर्थक थी, और होम रूल आंदोलन की भी मुख्य नेता भी थी। समझ में आ गया ना? तो होम रूल लीग की मुख्य नेता के रूप में अगर पूछे, तो आप बताइएगा एनी बेसेंट, याद रखिएगा। और इस तरह के सभी क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से इसको बता सकते हैं, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमें पूरा उम्मीद है कि सारा का सारा क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आता होगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 287 नंबर सवाल पे।
सवाल ध्यान से देखिएगा, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट करवा रहे हैं, बिना समय गँवाए, ठीक है ना दोस्त? क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है और हम चाहते हैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करें, ठीक है ना? तो हम आपको सीरीज़ जो है पूरा कंप्लीट करा कर ही जाएँगे, ठीक है ना दोस्त? ये आपको 2000 का टारगेट जो है कंप्लीट बिल्कुल कंप्लीट कराया जाएगा। अब देखते हैं 287 नंबर सवाल, बोल रहे हैं, ये जो कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है, ये कहाँ से है? ठीक है ना? ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए वैशाली जिला, या फिर ऑप्शन नंबर बी है कैमूर जिला, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पटना जिला, ऑप्शन नंबर डी है विक्रम जिला। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना दोस्त? जो नहीं विद्यार्थी जानते हैं उनको चलिए हम आपको मैप के माध्यम से एक बार समझा देते हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं। देखिए, ये जो है हमारा, समझ लीजिए कि ये हमारा बिहार का है, ठीक है ना? ये बिहार है, ठीक है दोस्त? ये बिहार है और इसको जो है हम आपको मैप के माध्यम से एक बार समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं। ये बिहार हमारा हो गया और याद रखिएगा बिहार के जो बीचों-बीच है, बार-बार हम वीडियो में बताते हैं, बीचों-बीच जो है गंगा नदी निकलती है, ठीक है ना? गंगा नदी निकलती है और ये जो गंगा नदी है, ये बिहार के बीचों-बीच से जब निकलती है तो ऊपर में बाँट देती है बिहार के उत्तरी भाग, अब बिहार को 2 भागों में बाँट देती है, उत्तर में और दक्षिण में, ठीक है ना? तो ये वाला जो एरिया है, ये दक्षिण वाला एरिया बिहार का। गंगा नदी कितने जिलों से निकलती है? तो बार-बार आपको पता है 12 जिलों से गंगा नदी बिहार से निकलती है, ठीक है ना? अब देखिए ये जो गंगा नदी है, ये जस्ट जो है बीचों-बीच से निकलती है, इसके जस्ट इस वाले एरिया को कैमूर जिला है और यहाँ पर रोहतास है, जस्ट यहाँ पर बक्सर है, ठीक है ना? तो ये जो कैमूर जिला है, कैमूर जिला, यहीं से जो है ना आपको कर्मनाशा नदी निकलती है और बक्सर के, ये जो बक्सर है, ये बक्सर के जो चौसा वाला एरिया है, चौसा वाला एरिया, वहीं पर जाके कर्मनाशा नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। समझ में आ गया ना? तो हमारा रियल आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर जिला। यानी कि जो कर्मनाशा नदी है, ये कहाँ से निकलती है दोस्त? तो कैमूर जिला से निकलती है और ये रहा आपका कैमूर वाला एरिया। समझ में आएगा ना? कैमूर से निकलती है, बक्सर में जाती है और चौसा में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। ये दक्षिण की एक नदी है कर्मनाशा नदी। इसको बोला जाता है कि अगर इसमें आप नहाइएगा तो आपने जितने भी धार्मिक बेहतरीन काम किए हैं, वो सब का सब नाश हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि धार्मिक दृष्टिकोण से ये जो कर्मनाशा नदी है वो वर्जित है, यानी कि पवित्र नहीं मानी जाती है। समझ में आ गया ना? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैमूर जिला। हमें पूरा उम्मीद है आपको मैप के माध्यम से भी समझ में आएगा। अब हम चलते हैं आपको थ्योरी के माध्यम से भी समझा देते हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे याद रखिएगा जो कर्मनाशा नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो कैमूर जिला से है। अब चलते हैं अब इसको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, बोल रहा है कि कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल बिहार के दक्षिण में कैमूर पहाड़ियों क्षेत्र में है। ठीक है ना? जो कैमूर जिला में स्थित है। ठीक है ना? यह नदी जो है आगे चलकर बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, ठीक है ना? जिसका निर्माण करती है, यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्माण करती है और कर्मनाशा नदी अंततः गंगा नदी में चौसा यानी कि बक्सर के पास मिल जाती है। आपको बताएं ही मैप के माध्यम से कहाँ पे मिलती है? बक्सर के जो चौसा वाला एरिया है ना वहीं पे जाके मिल जाती है। कहाँ से? चौसा वाला गंगा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है ना? अब एग्जाम पॉइंट से क्या याद रखना है? ये कर्मनाशा नदी है जो, इसका उद्गम कहाँ है? तो कैमूर वाला एरिया से है। बिहार उत्तर प्रदेश की जो प्राकृतिक सीमा है ये कर्मनाशा नदी बनाती है, ठीक है ना? तो आपको मेनली यही याद रखना है, ठीक है ना दोस्त? आपको थ्योरी से भी और मैप के माध्यम से भी सारा का सारा चीज कंप्लीट करा दिए, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले और प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? 288 नंबर सवाल है, ठीक है ना? बोल रहा है कि बिहार का जो अधिकांश भाग है, ठीक है ना? जो मैक्सिमम भाग है, पार्ट है, वो निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? ठीक है ना? हम आपको देख सकते हैं कि बिहार का जो क्लाइमेट टाइप है वो सब कुछ लगा दिए हैं, आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय सवाना, या फिर ऑप्शन नंबर बी है उष्णकटिबंधीय मानसून, या फिर ऑप्शन नंबर सी है गर्म और शुष्क, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गर्म एवं शुष्क मरुस्थल, ठीक है ना? तो देखिए हमारा जो बिहार है ना, ये सभी जो है मौसमों से मिला हुआ है, ठीक है ना? ठंडी, गर्मी, बरसात सब तरीका से होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपोष्णकटिबंधीय मानसून, ठीक है ना? देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है इसीलिए हमने सोचा इसको पूरे तरीके से कंप्लीट करा दिया जाए। देख सकते हैं आपको हमारा जो क्लाइमेट टाइप है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है ना? तो यहाँ पर थोड़ा-सा हरियाली है, यहाँ पर भी हरियाली है, बारिश भी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हर क्लाइमेट टाइप के यहाँ पर आपको मिक्सिंग है कि नहीं? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उपोष्णकटिबंधीय मानसून। लेकिन चलिए हम और भी एक्सप्लेनेशन से समझ लेते हैं, ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए। देखिए,
बिहार का जो अधिकांश भाग है ना, ये उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु के अंतर्गत आता है, ठीक है ना? अब इस प्रकार की जलवायु की विशेषता क्या है? ये तापमान और वर्षा में विशिष्ट मौसमी बदलाव है, ठीक है ना? इसमें गर्म ग्रीष्मकाल यानी कि मार्च से जून तक, मानसून वर्षा ये जून से सितंबर तक और ठंडी सर्दियाँ नवंबर से फरवरी तक शामिल है, समझ में आएगा ना? यानी कि इसमें सारा का सारा मानसून जो बिहार में आपको देखने को बेहतरीन तरीके से मिलता है, ठीक है ना? तो इसी तरीके से बिहार का जो मैक्सिमम भाग है, वो उपोष्ण कटिबंधीय वाला मानसून वाला एरिया है, समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे और अगला जो प्रश्न है इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 289 बोल रहा है, बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो पूर्ण स्थापना थी, यानी कि पुनः स्थापना किस वर्ष हुआ था? ठीक है ना? किस वर्ष हुआ था? ठीक है ना? अब ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर है 2007 में हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 2005 में हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 2008 में हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 2014 में हुआ था। अब बताइए इसका पुनर्स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी 2014 में हुआ था, ठीक है ना? देखिए आपको मालूम है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के द्वारा पूरे के पूरे नष्ट कर दिया गया था, उसके बाद जो है पुनर्स्थापना जो हुआ था वो 2014 से जो एकेडमिक सेशन जो है स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना? तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है तो इसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? ये पुनर्स्थापना स्थापना की जब बात करें तो 2014, आराम से इसको टिक लगाइएगा, ठीक है ना? इसको हम चलते हैं और भी आपको डिटेल्स में देख लेते हैं और ध्यान से देखिएगा, हम आपको बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कराएँगे। बोल रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कब हुआ था? 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक, किसने किया था? गुप्त शासक। क्या नाम है उनका? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, ठीक है ना? जो कि ये जो विश्वविद्यालय था, ये बौद्ध शिक्षा का विश्वविख्यात आवासीय केंद्र था, ठीक है ना? कब हुआ था? 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, ठीक है ना? अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला, जब 12वीं शताब्दी आया तो इसमें जो है तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी, ठीक है ना? इसके आक्रमण के बाद प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है नष्ट हो गया था और शिक्षा का जो पारंपरिक तरीका था देने का वो समाप्त हो गया था, ठीक है ना? अब आया, ठीक है ना, आधुनिक जो समय, ठीक है ना? इसमें क्या हुआ कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भारत की गौरवशाली ज्ञान परंपरा का केंद्र था और उसी परंपरा को पुनः जीवित करने हेतु आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में संसद के अधिनियम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? संसद के अधिनियम के द्वारा किया गया था, ठीक है ना? जबकि शैक्षणिक कार्य जो यानी कि एकेडमिक जो कार्य है, ठीक है ना, सेशन है, ये 2004-14 से राजगीर से प्रारंभ हुआ था, समझ में आएगा ना? तो इस विश्वविद्यालय के जो भी नए विद्यार्थी अगर नहीं जानते होंगे तो पूरा का पूरा हम आपको बैकग्राउंड भी बता दिए, ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे और आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है ना? ये भी क्वेश्चन जो है आपको 71st बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना? तो जो भी विद्यार्थी आप सीरियस हो जाइए क्योंकि इस बार भी अच्छा खासा वैकेंसी आने वाला है, ठीक है ना? अब बात करते हैं 290 नंबर सवाल पे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा पार्क जो है, ठीक है ना? या फिर अभयारण्य बिहार में बाघों के लिए परियोजना के अंतर्गत आता है, ठीक है ना? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, या फिर ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, या फिर ऑप्शन नंबर सी है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इसका सही आंसर क्या है? ये बाघों के लिए बोले कि बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि इसको बोला जाता है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। ये जो है आपको ना बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, ठीक है ना? अब ये कहाँ है? तो ये आपको पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है ना? तो ये जो है आपको मैप के माध्यम से भी सॉरी इमेज के माध्यम से भी लगा दिए हैं आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है ना? देखिए बिहार में यही एक पार्ट एक मात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो कि बाघों के परियोजना के अंतर्गत आता है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले नंबर पे यानी कि अपना डिस्कशन देख लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए, ठीक है ना? बिना डिस्कशन के क्वेश्चन को समझने में बहुत परेशानी आता है, ठीक है ना? अब देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क जो है बिहार का एकमात्र पार्क है, ठीक है ना? जो बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है यानी कि ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, ठीक है ना? यह जो है कहाँ पर है? तो यह पश्चिमी चंपारण जिला बिहार में स्थित है। इसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, ठीक है ना? यहाँ बाघों का संरक्षण भी किया जाता है।
साथ ही साथ ये नेपाल की सीमा से सटा हुआ है, ठीक है ना? अब आपको खुद बताइए, ये बिहार हो गया, ठीक है ना? ये आपको बिहार हो गया, ठीक है ना? ये आपको बिहार हो गया। तो जो ये बिहार है, तो आपको ऊपर वाला जो एरिया है, ये तो नेपाल ही है और यहाँ पर पश्चिमी चंपारण है। तो जब पश्चिम पर हो यहाँ पश्चिमी चंपारण जब यहाँ पर है, तो नेपाल से ऑटोमेटिक आपको सटा हुआ दिखाई देगा, है कि नहीं? तो ये बिल्कुल ही नेपाल से सटा हुआ वाला एरिया है, ठीक है ना दोस्त? अब बात करते हैं जो ऑप्शन बी में दिया था उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये जो है ना बाघ परियोजना में शामिल नहीं है। वहीं पे 12 भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, ये भी जो है बाघ परियोजना में शामिल नहीं है, ठीक है ना? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। यहाँ पे आपको थ्योरी भी बता दिए और ये आपको मैप से भी समझा दिए कि नेपाल से कैसे सटता हुआ है, ठीक है ना? तो देख सकते हैं दोस्त आज जो है हमारा टोटल कितना कंप्लीट हो गया दोस्त? 290 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये क्वेश्चन आपको नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये आपको बहुत सारे एग्जाम में बिहार के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक बार इस सीरीज को पूरा कंप्लीट कीजिए और ध्यान से कंप्लीट कीजिए ईमानदारी से, ठीक है ना? और उसके बाद आप एग्जाम में बैठिए, खासकर जो बिहार दरोगा का 18 और 21 को होने वाला है, उसमें तो बिल्कुल ही देख के जाइएगा, ठीक है ना? अगर वीडियो सच में बेहतर लगे, तो चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है ना? और हाँ, वीडियो को लाइक किए कि ना, बिना किए हुए जाना भी नहीं है, ठीक है ना दोस्त? कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिए, आप आराम से जाके जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से भी, वहाँ पे भी हम आजकल एक्टिव रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल कराया जाता है, जो भी न्यूज़ आता है, उसमें भी आपको दे दिया जाता है, ठीक है ना? फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।